ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट में हम सेकंड क्लासिफिकेशन पे थे अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी, और इसमें हमने कल इंटरिम ऑडिट के बारे में पढ़ा था। अब प्रैक्टिकलिटी में आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिक्स्थ, कैश ऑडिट। व्हाट इज कैश ऑडिट? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर आता है और सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, कैश ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है, उसे आप कहते हैं कैश ऑडिट। भाई कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। जो कैश आया और जो कैश गया, उन सब ट्रांजैक्शंस को चेक करना कैश ऑडिट का काम है। सिंपल। सेवेंथ इसमें आता है आपका कॉस्ट ऑडिट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? अब भाई आपके फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आप सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी कि क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक ब्रीफ दूंगी। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप कोई भी फिनिश्ड गुड बनाते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या कॉस्ट आई, ये देखना किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो बताइए क्या क्या खर्चे आ सकते हैं? रॉ मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल लगेगा। आप पेन बना रहे हैं तो पेन के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? पेन के लिए रॉ मटेरियल होगा इंक, प्लास्टिक, स्टील, रॉ मटेरियल। उसके बाद पेन बनाने के लिए लेबर कॉस्ट, कुछ ना कुछ आप लेबर एम्प्लॉय करेंगे। उसके बाद ओवरहेड्स कॉस्ट। अब ओवरहेड्स कॉस्ट क्या होती है? भाई बिजली का खर्चा, इधर उधर के कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जो कि डायरेक्टली तो प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है। ओवरहेड्स कॉस्ट आ गई। सेल्स एक्सपेंसेस, सेल करने का खर्चा, सेल्समैन के जो एक्सपेंसेस हैं वो सब एटसेट्रा। जब आप सब खर्चों का टोटल कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इतने रुपए का पर यूनिट आपको कॉस्ट करता है। दिस इज व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब आप कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करते हैं, चेकिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, आप कॉस्ट के जब खातों को चेक करते हैं, उसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। कि क्या जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो अपना काम ठीक से कर रहा है, क्या खर्चे प्रॉपरली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को चेक करते हैं उसे आप कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है एट्थ, मैनेजमेंट ऑडिट। प्लस वन प्लस टू में आपने बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मींस प्रबंधन। भाई क्या काम होते थे मैनेजमेंट के? आप पढ़ते थे कि मैनेजमेंट में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सब फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। ये सब पढ़ा है आपने प्लस वन प्लस टू में। सो ये जो मैनेजमेंट है, क्या इन फंक्शंस को अच्छे से कर रही है या नहीं, ठीक से कर रही है या नहीं, ये देखना किसका काम है?
मैनेजमेंट ऑडिट का काम है। सो क्या जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी की जो कंपनी का जो प्रबंधन बोर्ड है, क्या वो ठीक से ये सारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन में किस तरह की मजबूतियां हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, और किस तरह की वीकनेसेस हैं, क्या कमियां हैं, ये देखना, ये किसका काम है? मैनेजमेंट ऑडिट का। ये तो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। अब चलते हैं एक मेन पार्ट पे, दैट इज इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, जिसमें हम सबसे पहले इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करेंगे। इंटरनल का मतलब क्या है? आंतरिक। भाई इंटरनल ऑडिट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, जहां पे ऑडिटर्स रख लिए जाते हैं एज स्टाफ मेंबर्स और एम्प्लॉइज। भाई अब बाहर से ऑडिटर बुलाते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए, बुलाते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में, पीरियोडिकल ऑडिट में। आप एक बाहर का ऑडिटर, एक एक्सटर्नल बंदा बुलाते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके आपके अकाउंट्स को चेक करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो सोचती है कि चलो जो बाहर वाला बंदा आके चेक करेगा वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक स्पेशल टीम रख लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्पेशल टीम रख लेते हैं जिसका काम ही ऑडिट करना रहेगा। भाई जो एक्सटर्नल पर्सन है वो एंड में आके जो उसने करना है ऑडिट वो कर लेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह के एरर्स एंड फ्रॉड्स ना हो, इसलिए वो क्या करती है? वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेती है परमानेंटली कि आप डेली आओगे और जैसे हमारा बाकी स्टाफ काम करता है वैसे आप भी उसी स्टाफ की तरह काम करेंगे। लेकिन आपका मेन टास्क क्या होगा? आपका मेन टास्क होगा हमारे बाकी एम्प्लॉयज के कामों को चेक करना। तो ऐसी ऑडिट टीम जिसको आप अपने एम्प्लॉयज की तरह हायर करते हैं, अपने एम्प्लॉयज की तरह रख लेते हैं, उन्हें आप कहते हैं इंटरनल ऑडिटर्स। और इंटरनल ऑडिटर्स का काम क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक एक ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस पर चेक करना। सो इंटरनल ऑडिटर्स कौन है? जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की तरह हायर कर लेती है, लेकिन इनको रिपोर्ट सबमिट कराने की इनको सैलरी मिलेगी लाइक एनी अदर एम्प्लॉय। जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, उसी तरह से इंटरनल ऑडिटर को भी सैलरी मिलेगी दूसरे एम्प्लॉयज की तरह। क्या इंटरनल ऑडिटर का सीए होना जरूरी है? नो, इंटरनल ऑडिटर जरूरी नहीं कि सीए हो। अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करें, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की बात करें, या फिर अगर आप बात करें पीरियोडिकल ऑडिट की, वहां पर क्या है कि क्योंकि एक बाहर से पर्सन आता है आपके अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, तो वहां पर तो रिक्वायरमेंट है कि जो ऑडिटर है वो सीए ही होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। लेकिन इंटरनल ऑडिट में सीए होना जरूरी नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन को हायर कर सकते हो जिसको कि अकाउंट्स की कंप्लीट नॉलेज है। सो इंटरनल ऑडिटर ज्यादा अकाउंटेंट जैसा होता है, ज्यादा उसका काम अकाउंटेंट जैसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आप चाहें तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका जो इंटरनल ऑडिटर है वो सीए ही हो। वो एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी हो सकता है। लेकिन इसका काम क्या है?
इसका काम है एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑन डे टू डे बेसिस। रोज की रोज अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स की जांच करना डे टू डे बेसिस पर। जैसे बाकी एम्प्लॉयज आते हैं वैसे एक इंटरनल ऑडिटर भी जाकर बाकी एम्प्लॉयज की तरह ही ऑर्गेनाइजेशन में बैठेगा, लेकिन बाकी एम्प्लॉयज की तरह वो काम नहीं करेगा। वो बाकी एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको चेक करेगा। इंटरनल ऑडिटर है वो भी उन्हीं एम्प्लॉयज की तरह, उसको भी उन्हीं एम्प्लॉयज की तरह सैलरी मिलेगी, लेकिन वो बाकी एम्प्लॉयज की तरह ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखेगा नहीं, काम नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। वो बाकी एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको चेक करेगा, उनको एग्जामिन करना काम है उसका। लेकिन यहाँ पर क्या वो रिपोर्ट सबमिट कराएगा? अपने ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट कराएगा? नो, उसको रिपोर्ट सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, रिपोर्ट जमा करवाना उसका काम नहीं है। ठीक है जी, वो चाहे तो रिपोर्ट जमा करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। सो कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, ठीक है, और उसको बाकी एम्प्लॉयज की तरह ही सैलरी मिलेगी। वो हर रोज बाकी एम्प्लॉयज की तरह आकर ऑर्गेनाइजेशन में बैठेगा और बाकी एम्प्लॉयज के काम को चेक करेगा। उद्देश्य क्या है इंटरनल ऑडिट के? ऑब्जेक्ट्स या फिर उद्देश्य ऑफ इंटरनल ऑडिट। एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंटरनल ऑडिट करवाती है? क्या उद्देश्य होते हैं इंटरनल ऑडिट करवाने के पीछे? फर्स्ट इज examine the work done by employees. रोज की रोज आपके कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी जांच करना, ये काम है इंटरनल ऑडिट का। सेकंड, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो साथ की साथ चेक होता जा रहा है, तो इससे क्या होगा? जो भी गलती होगी वो साथ की साथ उसी दिन पकड़ी जाएगी। इमीडिएट, साथ की साथ इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्योंकि काम साथ साथ ही चेक होता जा रहा है, सो जो फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं वो भी साथ साथ ही पता चलते जाएंगे अगर इंटरनल ऑडिटर बैठा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वर्क डन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है। प्रिंसिपल्स, कुछ नियम होते हैं और कोई कार्य पद्धति होती है। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं वहां पे आपको इन सिद्धांतों का, नियमों का और कार्य पद्धति का पालन करना पड़ता है। तो एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो चेक करेगा, चेक क्या चेक करेगा कि जो भी कार्य उस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी कर रहे हैं क्या वो कार्य ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इंटरनल ऑडिटर जाके टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, भाई आपके कर्मचारी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके। टू लोकेट शॉर्टकमिंग्स, भाई लोकेट करना मतलब पता लगाना। एंड व्हाट इज शॉर्टकमिंग? शॉर्टकमिंग मीन्स कमियां। भाई ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की कोई कमी चल रही है, उसको उसका पता लगाना इंटरनल ऑडिटर का काम है, और पता लगा के ऐसे एक्शंस लेना, ऐसी हरकत में आना जिससे कि आप उन कमियों को ठीक कर सको। और किस उद्देश्य से करवाया जाता है इंटरनल ऑडिट? इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ऑर्गेनाइजेशंस वर्क is carried on smoothly। बड़े आराम से जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो चलता रहेगा, एंड जो स्टिपुलेटेड प्लान्स हैं उसके हिसाब से चलता रहेगा। स्टिपुलेटेड प्लान मतलब निर्धारित योजना। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो किसी न किसी योजना के अंतर्गत करती है, कोई ना कोई प्लान बनाती है काम करने के लिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट है तो उस वजह से क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़े आराम से प्यार से अपना काम करती रहेगी, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, वो भी टाइम से पूरी होती रहेंगी। एंड सिक्स्थ इज an eye on performance of the employees। कर्मचारियों के प्रदर्शन, एम्प्लॉयज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके ऊपर नजर रखता है इंटरनल ऑडिटर, और अपने सुझाव देता है, सजेशंस, कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इस तरह से क्या उद्देश्य है इंटरनल ऑडिट के? कर्मचारियों का हर दिन का काम चेक करना, अगर कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं उस बारे में साथ ही साथ पता लगाना, क्या जो काम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक चल रहा है या नहीं। अगर कोई कमी है तो उन कमियों का पता लगा के उनको ठीक करना, ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहे और साथ ही साथ जो निर्धारित योजना है ऑर्गेनाइजेशन की वो पूरी होती रहे, इस उद्देश्य से इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है। एम्प्लॉयज के प्रदर्शन के ऊपर आंख रखना और साथ ही साथ किसी तरह के सुझाव अगर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को देना, ये सब उद्देश्य से एक इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। क्या योग्यता होनी चाहिए एक इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए? क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या एक इंटरनल ऑडिटर का सीए होना अनिवार्य है? नहीं। जरूरी नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, वो क्या करती हैं, वो सीएस को ही अपना इंटरनल ऑडिटर बना लेती हैं। सो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर। अगर आप एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो वहाँ पर आप एक सीए का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना इंटरनल ऑडिटर बना सकते हैं। लेकिन एक इंटरनल ऑडिटर का सीए होना अनिवार्य नहीं है। एक ऐसा पर्सन जिसको कि
अकाउंटिंग की नॉलेज है वो भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल ऑडिट में प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगर आप एक इंटरनल ऑडिटर हैं, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इंटरनल ऑडिटर बनाया है, तो आप किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये काम करेंगे किस तरह से आप उस काम को पूरा करेंगे, आप इंटरनल ऑडिट किस तरह से कंडक्ट करेंगे, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई आपको छानबीन करनी किस चीज की है। Whatever has to be investigated, आपको जो कुछ छानबीन करने के लिए रखा गया है, आप उसको परिभाषित करो। मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। भाई आपको किस काम के लिए रखा गया है, आपने किस चीज की छानबीन करनी है, उसको आप परिभाषित करो। भाई काम करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको काम दिया कौन सा गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या छानबीन करनी है, आप इसको परिभाषित करें, अपने दिमाग में क्लियर रखें कि मुझे ये काम करना है। ठीक है जी, ये तो पता चल गया कि कौन सा काम करना है। फिर क्या करेंगे, आप उस काम को पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाएं, कोई नीति बनाएं, कोई टेक्निक बनाएं, या फिर अपनी जो कार्य पद्धति है वो डिसाइड करें। ठीक है जी, इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जो नीति है कि किस तरह से आप उस कार्य को पूरा करेंगे, अपनी कार्य पद्धति और साथ ही साथ जो तकनीक है, किस तकनीक से आप उस काम को पूरा करेंगे, आप वो प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कीजिए, योजना बनाओ एक कि आप इस तरीके से उस काम को पूरा करेंगे। तीसरा, आप इंटरनल ऑडिटर हैं, आपने ये देख लिया कि भाई मेरा ये काम है और इस काम को करने के लिए मैं ये सब करूँगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वो ट्रांजैक्शंस चेक करो जिनको आप एग्जामिन करेंगे। ट्रांजैक्शंस टू बी एग्जामिन्ड। आप कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे ये देखें आप, ये डिसाइड हो गया। उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी कागजात हैं वो चेक करेंगे। साथ ही साथ आप कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। आप ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों से कंफर्मेशन लेंगे, पुष्टिकरण करेंगे। कंफर्मेशन मीन्स पुष्टिकरण, पुष्टिकरण करेंगे भाई क्या एक्चुअली में ये ट्रांजैक्शंस हुई भी हैं या नहीं। किससे, ये तो एम्प्लॉइज से कर सकते हैं और साथ ही साथ थर्ड पार्टीज से। थर्ड पार्टीज कौन सी हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ने जिस कस्टमर को सामान सेल किया, आप उस कस्टमर से जाकर पुष्टिकरण कर सकते हैं। आप एक इंटरनल ऑडिटर हैं, आपको एक एक चीज चेक करनी है। उस चीज को, उस ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए आप कागजात चेक करेंगे, आप पुष्टिकरण लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों से, साथ ही साथ कोई और कर्मचारियों के अलावा कोई थर्ड पार्टी है, आप उससे भी पुष्टिकरण कर सकते हैं जिससे कि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। उसके बाद आप क्या करेंगे,
आपने ट्रांजैक्शंस चेक करी, ट्रांजैक्शंस चेक करते हुए आपको कुछ एरर्स मिले, कुछ गलतियां मिली, तो आप क्या करेंगे, आप एरर्स को सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट मतलब क्लासिफाई करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे किस तरीके से कि जो एरर्स हैं क्या वो मेजर एरर है, मेजर एरर एक बड़ी गलती है या फिर कोई अन्य गलती है। एरर्स को विभाजित करेंगे आप। कैसे कि एरर छोटा एरर है या बड़ा एरर है, छोटी गलती है या बड़ी गलती है, ये देखेंगे। ये विभाजन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो गलती बड़ी है तो आपको उस गलती की गहराई तक जाना है, आपको इसकी जांच करनी है, विस्तार से आपको इसकी डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी अगर बड़ी गलती है। और साथ ही साथ ये पता लगाना पड़ेगा कि इस गलती के कॉजेस क्या हैं। कॉजेस मतलब किस वजह से ये गलती हुई और इस गलती के इफेक्ट्स क्या रहेंगे। इफेक्ट्स का मतलब इस गलती से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ किन लोगों की गलती थी ये, पीपल रिस्पॉन्सिबल। भाई कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये गलती को अंजाम दिया। अगर इंटरनल ऑडिट के दौरान आपको किसी भी तरह का की कोई गलती मिलती है तो आप उस गलती का विभाजन करिए कि क्या वो गलती बड़ी गलती है या छोटी गलती है। अगर बड़ी गलती है तो उसकी जांच करना विस्तार में ज़रूरी हो जाता है, ये देखने के लिए कि उस गलती करने की वजह क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, और किन लोगों ने उस गलती को अंजाम दिया है। ये सब करने के बाद आपका काम पूरा हो गया, आपको रिपोर्ट जमा करवानी है। आपको रिपोर्ट बनाकर जमा करवानी है किसे? टू द मैनेजमेंट। जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, जो कंपनी के प्रबंधन बोर्ड है, आपको वहां पर रिपोर्ट जमा करवानी है कि आपको इंटरनल ऑडिट के दौरान ये सब कमियां दिखाई दी। आप इंटरनल ऑडिटर हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या सब करना है? सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, क्या छानबीन करनी है, उसको अच्छे से परिभाषित करें ताकि आपको अपना काम पता चले कि आपको क्या करना है। उस काम को करने के लिए आप एक नीति, तकनीक या कार्य पद्धति डिसाइड करें ताकि आप इसे फॉलो करके अपना काम पूरा कर सकें। फिर आप ये देखें कि कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनको आप एग्जामिन करेंगे, जिनको आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आप कंफर्मेशन लेंगे एम्प्लॉइज से या फिर थर्ड पार्टी से। अगर इस दौरान आपको कोई गलती मिलती है तो आप गलतियों का विभाजन करेंगे मेजर एरर्स में और अदर एरर्स में। अगर गलती बड़ी है तो उसकी आप विस्तार से जांच करेंगे ताकि आपको उसकी वजह, असर और जो लोग उस गलती के पीछे थे उनके बारे में पता चल सके। और ये सब करने के बाद आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट जमा करवाएंगे, आपके इंटरनल ऑडिट के दौरान हमें ये सब गलतियां दिखाई दी। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनल ऑडिट के? ये तो हमने कर लिया, भाई आप काम कैसे करेंगे। तो इंटरनल ऑडिट से फायदे क्या मिलते हैं? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, क्या फायदे हैं इंटरनल ऑडिट के? देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं और प्रोसीजर्स हैं वो पूरे होंगे। जो डे टू डे फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, डे टू डे फंक्शनिंग मतलब कि दिन प्रतिदिन का जो कार्य है ऑर्गेनाइजेशन का,
वो प्रॉपरली चलेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के हर रोज के काम हैं वो अच्छे से पूरे होंगे। साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होगी, व्हाट इज डिस्क्रिपेंसी, भाई हर रोज के काम में किसी तरह की अगर कोई कमी होगी तो वो साथ ही साथ पता चल जाएगी। दूसरा, जो एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं, किसी भी तरह के एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं, वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी हर ट्रांजैक्शन चेक हो रही है डे टू डे बेसिस पर। उसके बाद अगर ऑडिटर के किसी तरह के कोई सुझाव हैं वो पता चलेंगे इंटरनल ऑडिट से। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। डिसएडवांटेजेस क्या है और एक डिफरेंस करेंगे, वो हम करेंगे कल के सेशन में। अभी का रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या है कैश ऑडिट? क्या है? जब आप कैश ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करवाते हैं, दैट इज कैश ऑडिट। रिसीट्स, क्या कैश आया, कितना कैश गया, ये सब चेक करना। कॉस्ट ऑडिट में आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखते हैं। जब आप कॉस्ट अकाउंट्स को की जांच करते हैं उसे आप कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट में आप प्रबंधन में क्या कमियां हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं ये सब देखते हैं, इसका ऑडिट करते हैं। और इंटरनल ऑडिट में आप ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं एज द एम्प्लॉयज ऑफ योर कंपनी। अपने नॉर्मल कर्मचारियों की तरह आप ऑडिटर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही बिठा लेते हैं और उनको अपने बाकी कर्मचारियों की तरह सैलरी देते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंटरनल ऑडिटर सीए ही हो। जो इंटरनल ऑडिटर है वो आपके अकाउंट्स को डे टू डे बेसिस पर, दिन प्रतिदिन चेक करता है। रिपोर्ट सबमिट कराना ज़रूरी नहीं है, करवा भी सकता है। किस उद्देश्य से करवाए जाते हैं इंटरनल ऑडिटर, किस उद्देश्य से करवाया जाता है, क्या क्वालिफिकेशंस है इंटरनल ऑडिटर की, ये सब आप रिवाइज करेंगे। यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई हैव टू टेक द लीव।